हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें महिलाएं जाति और सुधार से रिलेटेड बहुत बार एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा है। और मे बी जो है इस बार भी आपको इस केवल एक चैप्टर से सोचिए, आपने सिर्फ इस एक चैप्टर को 20 मिनट में पढ़ लिया और आप 3 से 4 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हो। तो पूरी वीडियो देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ये पूरी एनसीईआरटी है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। यहाँ से एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसे देखते हैं और एक एक आप देखिएगा। तो हर साल पूछा हुआ है। सबसे पहले कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। और इसका एक बड़ा रीजन ये था कि संचार के जो नए तरीके हैं, मतलब मीडिया, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच रही थी और उसके नए तरीके विकसित हो रहे थे। और यही क्वेश्चन पूछा था कि जो सारी चीजें लोगों तक पहुंच रही थी, इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि संचार के नए तरीके बदल रहे थे। जैसे कि पहली बार किताबें, ये डायरेक्ट लाइन पूछी है, पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें ना केवल पुरानी साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। तो ये डायरेक्ट लाइन पूछा हुआ है आपके एक साल सीटेट में। जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं आपको बताती चलूंगी, ठीक है। उसके बाद से देखिए, आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे, उनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार बता सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच में डिस्कशन भी होता था। ये चर्चाएं जो है आम लोगों तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है और राजा राम मोहन राय जी से रिलेटेड बहुत बार पूछा है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीके के सुधारक थे और इन्होंने कलकत्ता में ना ब्रह्मो सभा के नाम से एक संगठन बनाया था, जिसको बाद में हम ब्रह्मो समाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्रह्मो या ब्रह्मो समाज दोनों एक ही है। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो सती प्रथा से रिलेटेड भी इनका नाम जुड़ा हुआ है, अभी देखेंगे। और हम इनको इसलिए कहते हैं समाज सुधारक क्योंकि ये वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। और आपको पता है, पहले के लोग जो है ना जल्दी बातों को समझते नहीं थे। अभी जैसे कि आप बताओगे ना उनको कि ये गलत है, अंधविश्वास है, सती प्रथा ही ले लो, नहीं करना चाहिए, तो लोग समझेंगे नहीं, लोगों को लगेगा नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो इन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि ये जो लोग समझते नहीं है ना, उनको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है प्राचीन ग्रंथों का हवाला दो। मतलब उनको बताओ कि देखो, ये जो तुम्हारा खुद का ग्रंथ है इसमें भी तो ये चीज नहीं लिखी है, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तब लोग उस चीज को धीरे धीरे समझने लगे और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो है वो देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्र और इक्वालिटी के फेवर में थे। बेसिकली ये चाहते थे कि महिलाओं को भी जो है, जैसे पुरुष को मिली है जो भी चीजें, वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। अब जो भी विधवाएं थी उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो सती प्रथा देखते हैं। आपको पता है कि सती प्रथा कितनी खतरनाक प्रथा थी कि अगर कोई महिला, ठीक है, कोई भी महिला है, अगर उसका हस्बैंड, पहले के जमाने में तो आप जानते हो कि बहुत ही कम एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी, और वो भी ऐसे बुजुर्गों से होती थी जो वैसे भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाले नहीं है, बहुत बुढ़े बुढ़े लोगों से भी हो जाती थी। लड़कियों की एज मोस्टली कम होती थी। अब आप मुझे बताओ, कोई महिला जिसकी एज 15 है, 16 है, उसकी शादी आप 30-35 में कर दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी ना किसी बीमारी की वजह से, पहले उतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, हस्बैंड की डेथ जो है हो ही जाएगी। तो ये लोग क्या करते थे, इतनी कम उम्र की महिला को भी ना, जो जिस पे वो लेटा कर लेके जाएंगे हस्बैंड को, उसी के साथ जिंदा महिला को बैठा देंगे और जलाएंगे। फिर उस समय तक तो महिला को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे वो आग, चाहे कोई भी इंसान हो, वो अपने हस्बैंड के जो है डेथ में कितना भी जो है शोक मना रहा हो, लेकिन आग से जब वो जलेंगे तो उसको दर्द होगा, वो चिल्लाएंगे, भागना चाहेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, नगाड़े बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, उसमें घी डालेंगे, इतना धुआं निकलेगा ताकि कोई देख ही ना पाए कि कोई महिला भाग रही है। कोई महिला चिल्लाएगी तो उसको इतने वो म्यूजिक, मतलब वही जो नगाड़े वगैरह बजाते हैं, उस शोर से महिला की आवाज भी नहीं सुनाई देगी, और धुएं जो है बहुत तेज तेज लपटें निकलेंगी, और एक अपने हाथ में मसाल लिए रहेंगे और जबरदस्ती उस महिला को उसमें धक्का देंगे। इस तरीके की प्रथा थी। सोचिए कितनी खतरनाक प्रथा है, जहां पर जिंदा ही महिलाओं को जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय जी ना इस बात से बहुत दुखी होते थे। वो ये सोचते थे कि यार, ये विधवा औरतों के साथ तो कितनी बड़ी जाति हो रही है कि उनको अपनी जिंदगी में कितने दुख सहने पड़ रहे हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इवन अंग्रेज भी खिलाफ थे। ये जो सती प्रथा के खिलाफ जो एक्ट आया था ना, इन्होंने इसका विरोध किया। फिर इसके ऊपर जो पारित हुआ था कानून, वो अंग्रेजों की ही मदद से, ठीक है। अंग्रेजों को भी लगता था कि ये जो चीजें चल रही है ना, सती प्रथा, ये विधवा जो शादी नहीं करने देते थे, ये भी इसके अगेंस्ट में थे।
तो इन लोगों ने फिर सती प्रथा के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ दी। तो आप जानते हो कि जो लोग थे वो मानेंगे तो नहीं, उन्हें लगेगा कि यार ये हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहा है, खराब कर रहा है, हमारे लोग इससे जो है महिलाएं जो हैं बिगड़ जाएंगी। तो राजा राम मोहन राय जो है वो संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और इन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि देखो प्राचीन ग्रंथ में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं पर भी नहीं दी गई है। यही लाइन पूछी हुई है, ठीक है, तब जाकर लोग समझे। फिर उसके बाद से ऐसा नहीं कि इन्होंने ये एक दिन में काम कर दिया, इनको भी बहुत सारे जो है अब सब लोगों ने बोला, पत्थर फेंके, बहुत सारी चीजें, बट ये अपने काम पे अडिग रहे। इनका था कि भाई महिलाओं को इस कष्ट से मुझे कैसे भी करके इनको जो है आज़ादी दिलवानी है। और 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे वो भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज की ना आलोचना करते थे। उन्हें भी लगता था कि ये कैसी प्रथा है कि एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस महिला को सीधे जला रहे हैं, ये कैसी प्रथा है। और वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में ना इमेज थी। और फाइनली 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लग गई। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा पर पाबंदी कब लगी और किसकी मदद से, ठीक है। और ये है हमारे महान राजा राम मोहन राय, और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी संगठन किया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इनकी फोटो। तो इस अभियान के लिए इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई और उसके बाद से इसको सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी भी हानिकारक प्रथा, ऐसा नहीं कि एक सती प्रथा ही थी, बट ये बहुत खतरनाक थी, इसके अलावा भी बहुत सारी हानिकारक प्रथा थी। तो जब लोग इसको चैलेंज करना चाहते थे तो अक्सर जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ना ऐसे श्लोक या फिर वाक्य ढूंढ कर लाएंगे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो, ताकि जो लोग हैं ना वो उसको मना ना करें। इसके बाद से वे दलील देते थे कि देखो भाई, जो तुम रीति रिवाज कर रहे हो ना, ये हमारे प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है, तब जाकर ये बंद हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका एक आता है कि विधवा विवाह, ये हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी, और इनको भी इसी तरीके की क्रिटिसाइज जो है लोगों ने किया। प्रसिद्ध सुधारक हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने, इन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में, और एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो किसी को पता नहीं है कि क्या क्वेश्चंस बन जाए, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी पूरी तैयारी करके चलें। अगर आपने पूरी तैयारी की है तो फिर क्वेश्चंस कहीं से भी आए आप उसको कर लोगे, ठीक है। ये विधवा विवाह के जो है पक्ष में थे, और इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने, देखो अंग्रेज सरकार भी चाहते थे कि ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। और ये लाइन पूछी हुई है कि विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित किया गया, तो वो है 1856। जो विधवाओं की विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया। मैंने आपको क्या बताया कि ये काम आसान नहीं होता है, अच्छे काम के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। गलत काम तो हर इंसान कर ही रहा है, वो फेमस भी हो जाते हैं, बट आप अच्छा काम करने निकलोगे तो 10 लोग आपका बहिष्कार करने लगेंगे, और इनके साथ भी यही हुआ। इनका विरोध किया गया, इनका बहिष्कार भी कर दिया गया, सोचिए, ठीक है। बट यही है कि अपने काम पे अडिग रहे, और फाइनली विधवा विवाह के पक्ष में भी एक कानून पारित हुआ। और आप इनकी फोटो देखिए, ये है हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए निस्वार्थ भावना से बहुत सारी चीज़ें सही हैं और बहुत सारे प्रयास भी किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद से आपका ये दूसरा आता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वीरेशलिंगम पंतलुनु। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतलुनु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। क्वेश्चन पूछता है कि तेलुगु भाषी इलाके में विधवा विवाह के समर्थन में किसने संगठन बनाया, तो वो है वीरेशलिंगम पंतलुनु, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हम लोग कुछ दिन पहले ही कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था ना कि वेद समाज वाला क्वेश्चन पूछा था कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, बल्कि ये गलत है, वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। एंड उत्तर में आर्य समाज की स्थापना किया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो आर्य समाज की स्थापना किया है सरस्वती जी ने, इन्होंने ही 1875 में, ये डायरेक्ट लाइन पूछती है, आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। डायरेक्ट लाइन पूछी हुई है, ठीक है। उसके बाद से आप ये देख सकते हो फोटो, ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पैडागॉजी में पूछा था। तो लड़कियां ना स्कूल जाने लगती हैं, गर्ल्स स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। तो क्या आपको लगता है ये बड़ा आसान है लड़कियों को स्कूल भेजना? बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था कि आप ना महिलाओं को बहुत कम आज़ादी नाम भर की थी, और
एक तरह से उनकी छवि सिर्फ और सिर्फ हेल्प मतलब मदद करने के लिए थी। तो उसमें किसी का कमेंट आया कि हमारे यहाँ की तो महिला ऐसी नहीं है। वो प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, पास्ट में आप जान ही सकते हो कि क्या हाल होता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। बहुत सारी ऐसी विद्वान महिला हुई हैं जिन्होंने जबरदस्ती घर पे ही खुद पढ़ना लिखना सीखा। वही वाला ये चैप्टर है। तो बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि देखो, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लड़कियों को एजुकेट करो। अगर आप एजुकेट नहीं हो, आपको अपने राइट्स नहीं पता है, तो आपके साथ जो भी टॉर्चर, जो भी अत्याचार होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, आपके खुद के ओपिनियन नहीं होंगे। और अगर आप पढ़े लिखे हो और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपके पास ओपिनियन है ना, आप बोल पाओगे कि यार ये मेरा अधिकार है और ये मेरे साथ गलत हो रहा है। तो पहले क्या होता था, महिलाओं को ना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उनको पता ही नहीं होता था कि उनके क्या अधिकार हैं क्या नहीं है। उनके साथ जो गलत होता था वो अपनी किस्मत समझ के सहते थे। तो इन लोगों को भी पता चल गया था कि यार महिला की दशा हम नहीं सुधार सकते, ये महिलाएं खुद सुधारेंगी और जब वो पढ़ लिख लेंगी। तो सेम इसी तरीके से कलकत्ता में, विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले, तो आप जानते ही हो, पहली बार जब स्कूल खुला तो क्या उसका विरोध नहीं होगा, उसका भी विरोध हुआ। बहुत सारे लोग ना उनसे डरते थे। लोगों को डर होने लगा कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे। ये था मन में कि यार ये तो स्कूल खुला है, ये हमारे घर की लड़कियों को निकाल ले जाएंगे, उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। मतलब मेन मोटिव था कि लड़कियां चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। तो ये डायरेक्ट लाइन पूछी हुई है कि आखिर में लोगों को क्या भय था। ठीक है, और ये भी लगता था बहुत सारे लोगों को कि इससे हमारी लड़कियां बिगड़ जाएंगी। ये लाइन भी पूछी हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, लड़कियां पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकती हैं। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में ही पढ़ाया जाता रहा। बट 19वीं सदी में भी जो भी कुछ महिलाएं पढ़ लिख ली, वो अपने फादर या फिर अपने हस्बैंड के, उनके जो उदार विचार थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि यार पढ़ना चाहिए महिलाओं को, वही केवल पढ़ पाई। बाकी जिनके घर वालों को लगता था कि लड़कियां बिगड़ जाएंगी, वो वैसे भी नहीं पढ़ने देते हैं। ठीक है, तो ये उस समय का हाल था। और कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के भी खुद पढ़ा। ठीक है, तो कई महिलाओं को जब मना किया गया, कि घर वालों ने भी मना किया, तो भी वो खुद पढ़ने लगी। और इसी में से कुछ महिलाओं के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाली लाइन याद रखो। ये क्वेश्चन पूछा है कि रास सुंदरी देवी ने आत्मकथा कौन सी लिखी है अपनी? अमार जीवोन। ठीक है, अमार जीवोन, ये 1876 में प्रकाशित हुआ और यह इनकी आत्मकथा है। और ये किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है। ठीक है, अमार जीवन में राज सुंदरी देवी ने एक रूढ़िवादी बंगाली घराने में एक बाल वधू के रूप में अपने शुरुआती वर्षों से शुरुआत होने वाले अपने जीवन की कहानी बताई है। उन्होंने अपने स्ट्रगल, अपने एक्सपीरियंस उस समय के दौरान एक महिला के रूप में जो भी सामाजिक पाबंदियां थीं उसका वर्णन किया है, और महिलाओं के जीवन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं वो प्रदान किए हैं। और यह बंगाली में प्रकाशित हुआ था। तो ये पहली आत्मकथा है। ठीक है, ये लाइन पूछी हुई है डायरेक्ट। अब देखो, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज के द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में, यही लाइन पूछा हुआ है कि ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल कहां पर खोला? महाराष्ट्र में। ठीक है, उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। और इस स्थिति को देखते हुए ये लाइन पूछी हुई है। मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा था कि वो कौन सी महिला है जिसने कुरान शरीफ की आयत का हवाला दिया कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, और वो है मुमताज अली। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इस एक मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगे, और ये आप फोटोज देख लीजिए। तो पढ़ाई लिखाई जो है, अगर देखा जाए तो पुरुष को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बट उस समय की जो महिला खुद भी पढ़ना लिखना चाहती थी ना, उनको भी नहीं पढ़ने देते थे। और जो महिलाएं इसमें चाहती थी कि हम दूसरी महिलाओं के लिए कुछ स्कूल खोलें, तो उनको भी लोग पत्थर फेंकेंगे, उनको भी लोग जो है क्रिटिसाइज करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, अब महिलाओं के बारे में महिलाएं ही लिखने लगे। वुमेन स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वुमेन। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ पे है। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोले। ये लाइन तो मुझे लगता है कि ये ऐसा एक क्वेश्चन है ना जो सिर्फ सीटेट में नहीं, बीपीएससी, यूपी टेट हर एग्जाम में पूछता है। बेगम रुकैया सिखावत हुसैन। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। और
बेगम रुकैया सुखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में, ये क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने कहाँ पर खोला है, तो कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और इनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। और इन्हीं की किताब है जो इन्होंने प्रकाशित किया था, सुल्ताना का स्वप्न। ठीक है, अब ये मुझे ताराबाई शिंदे, ये भी एक फेवरेट इनका टॉपिक है। देखो, पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में जो फर्क है ना, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही शॉर्ट्स में बताया था। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई, इनको पंडिता की उपाधि इसलिए मिली है क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछेगा। तो पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जाति, ये लाइन पूछी हुई है कि किसने कहा था कि ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा, किसने जो है ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पे एक किताब लिखी है, और वो है पंडिता रमाबाई। ठीक है, घर पर ही इन्होंने अपने माता पिता की मदद से संस्कृत पढ़ना लिखना सीखा और इनको फिर पंडिता की उपाधि मिली है। ठीक है, और ये हैं आपकी पंडिता रमाबाई, ये देखिए। इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की है, और लाइन पूछा हुआ था कि पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने की है, तो रमाबाई जी ने की है, ताकि जो ससुराल वालों के हाथ डाउरी, दहेज, इसकी वजह से महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, उनको पनाह मिल सके। महिलाओं को इन्होंने ऐसी चीज सिखाई जिनके सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला सकें, इंडिपेंडेंट हो। कोई भी महिला अगर इंडिपेंडेंट होगी तो उसके साथ उतना अत्याचार नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा मानती थी। और उसके बाद से बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था, मैंने आपको बताया ही है कि ऐसा आसान नहीं है। तो बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादी के जो ठेकेदार थे, उनको ऐसा लगा कि हिंदू महिलाएं जो है वो पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं। सिर्फ पढ़ने लिखने से ही लोगों को ऐसा मिर्ची लग जाता था कि यार ये तो वेस्टर्न कल्चर अपना रही हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति भ्रष्ट होगी, पारिवारिक संस्कार हमारे नष्ट होंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर परेशान थे। मतलब एक बस महिला पढ़ने लिखने जा रही है और इसमें इतनी परेशानी। लेकिन 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक फ्रीडम, इक्वालिटी की मांग का समर्थन किया, और इन्होंने ये भरोसा दिलाया कि देखो, एक बार हमें आज़ादी मिल जाती है, फिर हम पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे देंगे। अब आप सोचो कि वोट डालने का अधिकार पहले नहीं था, और सिर्फ जो है जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास धन है, पैसा है, वही वोट डाल सकते थे। ठीक है, बट इन्होंने ये कहा कि देखो, हम तुमको वोट डालने का अधिकार दे देंगे, बट अभी आप लोग मेरा साथ दीजिए, स्वतंत्रता जब तक नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्षों में भी जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से यहां पर आते हैं, ये देखिए, उसी में का एक कानून बनता है, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। आपको पता है कि पहले बहुत कम उम्र में ही शादी हो जाती थी लड़के की या फिर लड़की की, और ये देखते ही नहीं थे, बस उनको लगता था कि अच्छा हाँ, अब हो गए हैं 18 साल के, शादी कर दो, 16 साल के हो गए हैं, शादी कर दो। तो इसी में एक 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम एक्ट पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुआ। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती है। बाद में इसको उम्र को बढ़ाया गया है 21 व 18। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पहले का पूछेगा तो कि बाल विवाह के विरुद्ध कितनी एज होनी चाहिए, तो लड़के का 18, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, और लड़की का 16 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि अब इस उम्र में क्या संशोधन किया गया है, तो अब लड़कों के लिए ना 21 कर दिया गया है और लड़कियों के लिए 18 कर दिया गया है। तो अब 18 से नीचे लड़की की शादी नहीं होगी, 21 से नीचे लड़के की शादी नहीं होगी। ठीक है, ये कानून है। अब कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, तो राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था को काफी क्रिटिसाइज किया था और करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। और यहीं पे बोलूंगी कि 6 बजे जो है आपका आज सोशल साइंस का है, पैडागोजी। ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए हमारे क्लास की। उसके बाद से देखिए, प्रार्थना समाज, याद रखिएगा, ये भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जाति उन्मूलन के लिए इसका गठन किया गया है। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग भी थे। ठीक है,
19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छुटकारा दिलाने का एक मौका था। ठीक है। सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूरी ही लाइन छपी हुई है स्टेटमेंट वाले में। ठीक है, बाकी एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी ही कि देखिए एक एक क्वेश्चन आपको हमारे नोट से ही मिला है, तो जिसे भरोसा नहीं भी है उसे भी हो जाएगा। ठीक है। समानता और न्याय की मांग, डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। देखो क्या हुआ, और ये वाली लाइन भी पूछी हुई है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? घासीदास जी ने। क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्या हुआ कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत हो गई, घासीदास जी ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन स्टार्ट किया। तो ये आपसे पूछे कि किसको संगठित किया है, तो चमड़े का काम करने वालों को। ठीक है। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मंतुआ पथ, याद रखना, मंतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। ठीक है। जिसे हम आज केरल कहते हैं, वहां पे एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता ही एक जाति है। मतलब ये बोलते थे यार ये कास्ट वास्ट क्या है भाई, ह्यूमैनिटी ही है एक हमारी जाति, और यही है, कुछ नहीं होता है कास्ट वास्ट। हम सब क्या है, ह्यूमन है, और हम सब ह्यूमैनिटी ही होनी चाहिए। एक दूसरे को देखकर, उनके जाति के बारे में सोचकर आपको उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा इनको लगता था। तो उसके बाद से आपकी आती है गुलामगिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले जो है ना, सबसे एक तरीके से फेमस नेता माने जाते थे। और इन्होंने, इनकी जो किताब है ना गुलामगिरी, इन्होंने समर्पित किया है अमेरिका में दास प्रथा युद्ध के जो लोग थे उनको। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 1827 में इनका जन्म हुआ और ये ईसाई प्रचारक द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाए। बड़े होने पर इन्होंने जातीयधारी समाज में जो फैला अन्याय था उस पर अपना विचार रखा। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। मतलब वो अपने आप को आर्य बोलते थे वो लोग। तो इनका तर्क था कि आर्य तो विदेशी थे जो कि उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिस आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच, निम्न जाति वाला मानने लगे। तो इनके अकॉर्डिंग था ना कि ये जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं या जो भी है, आप तो हो ही नहीं, आप तो आर्य हो, आर्य होने के कारण आप औरों से श्रेष्ठ हैं। इनका तर्क था कि आर्य तो विदेशी थे, वो बाहर से आए और यहाँ के लोगों को इन्होंने पराजित कर लिया, गुलाम बना लिया, और उसके बाद से ये लोगों को नीच, निम्न जाति ऐसा मान रहे हैं। फूले के अनुसार जो है ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे विदेशी हैं। ठीक है, यह धरती यहाँ के देसी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है, इन्होंने ऐसा बोला। इनकी किताब है 1873, डेट याद रखिएगा, गुलामगिरी। ये इन्होंने किताब लिखा है और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। जब इन्होंने ये किताब लिखी ना, उससे 10 साल पहले ही अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दिया गया था। तो फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो इनकी ये जो किताब है वो समर्पित है अमेरिका गृह युद्ध। इतना लाइन याद रखना। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से रिलेट कर दिया। और ये हैं हमारे ज्योतिराव फुले। ठीक है, तो जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में भीमराव अंबेडकर जी और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। अब देखो सबको पता है कि जाति सुधार का जो है उसमें बड़ा योगदान है भीमराव अंबेडकर जी का, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि दक्षिण में जो है ना हमारे रामास्वामी नायकर, इन्होंने भी नेतृत्व किया है इसके खिलाफ। मतलब ये जो इसमें साथ दिया है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण का जो संभाला था मोर्चा वो है रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो मंदिरों में कौन जा सकता था? हु कुड गो टू टेम्पल्स, ये एक टॉपिक है। देखो
अंबेडकर जी जो है वो एक महार परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में इन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि किस तरीके से डेली लाइफ में उनको जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह प्रिजुडाइज क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर, क्लास से बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों के द्वारा इस्तेमाल किए गए वाला जो नल है ना, उसे पानी पीने की परमिशन नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बचपन में अपने बहुत चीजें फेस की हैं, पढ़ाई इतनी मुश्किल थी इनके लिए। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया और ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूरी की पूरी लाइन पूछी है इन्होंने, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत ही ज्यादा बौखला गए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 1927 से 1935 के बीच में अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि हमारा जो समाज है उसमें जाति पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। और ये भी लाइन डायरेक्ट पूछी है स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद से देखो क्या होता है, गैर ब्राह्मण आंदोलन, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब अभी हमने देखा कि दक्षिण में इन्होंने चलाया था, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है ईवी रामास्वामी नाइकर। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े, अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। इन्होंने संस्कृत शास्त्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में इन्होंने देखा, एक जो है फंक्शन था खाने पीने का, तो इन्होंने देखा कि यार वहां बैठने के लिए तो जातियों के हिसाब से इंतजाम हुआ है। तो इनको ये देख के बड़ा बुरा लगा, इन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। इस दावत में इन्होंने देखा कि जो निम्न जाति और उच्च जाति के लोग हैं वो अलग अलग बैठ के खाना खा रहे हैं। इनको समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? रामास्वामी नाइकर। और रीजन क्या है? गए थे पार्टी में, राष्ट्रवादियों के द्वारा आयोजित की गई थी, वहां पर उच्च जाति निम्न जाति सभी को अलग अलग बिठाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। पेरियार जो है ना वो हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खास तौर से मनु के द्वारा रचित मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण के। ठीक है, इनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन बुक्स का सहारा लिया है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि वैसे ही इसको रटना तो बिल्कुल नहीं है, स्टोरी की जैसे है। आप एक बार खुद सोचिए कि पहले की जो हमारी हिस्ट्री थी वो कैसी थी, पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन्हीं को तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें आप आराम से इसको रिलेट करके पढ़ सकते हो। अब ब्रह्मो समाज देखो, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेता में से एक थे। ब्रह्मो समाज की स्थापना, वो ब्रह्मो सभा था, कंफ्यूज मत होना, ये ब्रह्मो समाज की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1830 में की गई थी और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि, जो पशुओं की बलि करते हैं ना, ये पूजा वूजा के नाम पे, भक्ति के नाम पे जो भी चीजें उस समय चल रही थी, तो बलि के विरुद्ध भी थे और इसके अनुयायी जो है उपनिषदों में विश्वास रखते थे। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद से आपका होता है, ये वाला तो मैंने कल ही कराया था, डेरेजियो यंग बंगाल। यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हुई थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने। 1820 के दशक में ही हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ओके, चलिए नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। देखो, रामकृष्ण मिशन का नाम जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और आपको पता है कि ये जो है 1893 में, सितंबर 1893 में यूएसए में शिकागो में जो एक आयोजित हो रहा था धर्म सम्मेलन, उसमें ये भाग लिए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि धर्म सम्मेलन में ये कब भाग लिए थे? 1893 शिकागो। विश्व धर्म की पहली संसद थी 1893 में शिकागो में आयोजित की गई थी। इसने सभी अलग अलग धर्मों को एक समान मंच पर लाने के लिए ठोस प्रयास को चिन्हित किया, जहां सभी धर्मों के नेता और प्रतिनिधि संवाद करने और अपने विचार साझा करने के में सक्षम थे। ठीक है,
उसके बाद से आता है आपका प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर भी जो लगी पाबंदी थी ना, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। और ये जो आपका प्रार्थना समाज है, ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है। तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर, बंबई में 31 मार्च 1877। ठीक है, फॉर रिवीजन यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज के संस्थापक थे, और राजा राम मोहन राय जी जो हो 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और स्वामी विवेकानंद जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। ठीक है, और प्रार्थना समाज के हैं आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे। ओके, चलो अब वेद समाज, ये वाला आपको प्लीज याद रखना है, ये दोनों लाइन। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज जो है ब्रह्मो समाज से प्रेरित था, और यही क्वेश्चन पूछा था, लिखा था ऑप्शन में कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। अब जिसने डिटेल में पढ़ा ही नहीं होगा वो तो कंफ्यूज होगा ही ना। ध्यान रखना, वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। केशव चंद्र सेन और के श्रीधालु नायडू ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना के लिए काम किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि वेद समाज की स्थापना के लिए किसने काम किया है, तो केशव चंद्र सेन और नायडू जी ने, मद्रास में। अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसी में हमारा एक सिंह सभा आंदोलन, तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिससे वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। इन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ये है खालसा कॉलेज अमृतसर, 1892 सिख सभा आंदोलन के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये हो चुका है।